बच्चों, क्या हालचाल हैं, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्ती से एकदम झूमते हुए अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। कक्षा गणित में आप सभी का स्वागत है। बच्चों देखिए, आज बहुत ही महत्वपूर्ण अवकल समीकरण की जो एक्सरसाइज है 9.3 आज आपको पढ़नी है, जिसमें जो अवकल समीकरण होंगे वो अवकल समीकरणों का हल सीखना है। अवकल समीकरण वो भी एक घात के और एक कोटि वाले अवकल समीकरण। अगर किसी भी अवकल समीकरण की एक घात और एक कोटि हो और ऐसे समीकरण मिलेंगे जिनमें चरों का पृथक्करण किया जा सकता है, पृथक्करणीय चर वाले अवकल समीकरण यहां पर मिलेंगे, उनका आज आपको हल सीखना है। किस टाइप के मिलेंगे यहां पर देखो, मान लेते हैं कि थोड़ी देर के लिए ये हमारा dy/dx बराबर में एक फलन है कोई gx और एक फलन है कोई मान लो f/, ये दो फलन हैं। ये x का फलन है, ये y का फलन है, तो यहां पर x और y के दो फलन दिए गए हैं dy/dx। तो इस तरीके से ये हमारा एक अवकल समीकरण, इस टाइप का हमें प्रश्न में अवकल समीकरण मिलेगा, जिसमें एक फलन कोई x का होगा, एक फलन कोई y का होगा, और ये dy/dx का मतलब प्रथम अवकलज दिया जाएगा dy/dx। ठीक है, तो इस अवकलज की आपको पता है ये अवकल समीकरण है, और इस अवकल समीकरण की कोटि भी एक है, इसकी घात भी एक है, और इसमें जो चर दिए गए हैं उनका पृथक्करण किया जा सकता है। देखो कैसे, अगर हम चरों का पृथक्करण करें तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, ये देखो dy लिखा है ना, ये dy है, तो यहां पर जो y का फलन है वो dy के साथ में रखना है, तो इधर ले आएंगे तो ये भाग में आ जाएगा, देखो बराबर। और यहां पर ये dx है ना, ये x में फलन है, तो इसको यहां पर इस तरीके से लिखो gx इंटू में dx, इस तरीके से लिखो, है ना। क्या करेंगे, y के फलन को dy के साथ में रखेंगे और x के जो फलन है उनको dx के साथ में रखेंगे। देखो ये dx के साथ में x का फलन हो गया, y के साथ में dy का फलन हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से हम पृथक्करण, चरों का पृथक्करण कर लेते हैं और इसके बाद में हम दोनों पक्षों का समाकलन कर देते हैं। देखो dy और ये f/, बराबर में यहां पर भी इसी प्रकार gx इंटू में dx। अब जैसा हमारा फलन दिया जाए उसके मुताबिक हमें इसका समाकलन कर लेना है। दोनों पक्षों का समाकलन करें और समाकलन करने के बाद आपको ये तो पहले से पता है, एक कांस्टेंट लगा देते हैं, तो यहां पर एक आपको कांस्टेंट लगाना है। ठीक है, अब जिस टाइप का ये फलन है उस टाइप से आपको इसका समाकलन करना है। यहां पर जिस टाइप का ये फलन है, मान लो थोड़ी देर के लिए फलन कुछ इस तरीके से दे भाई, ये फलन है मान लो x+1 इंटू dx, ये gx फलन है वो आपका ऐसे दिया जाए x+1 इंटू dx, ये हो गया है ना। और इसी प्रकार ये fy फलन है, इसको भी कुछ मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए, ये मान लें चलो ये y है ना, fy बराबर y है। तो अगर इस टाइप का कोई मिल जाए तो भैया फिर इसका समाकलन तो आपको पता है, इसका समाकलन log y होता है, और इसका भी समाकलन पता है कि भैया x का समाकलन x²/2 और 1 का समाकलन x प्लस कांस्टेंट। अब ये देखो इस अवकल समीकरण का हल हो गया। हमारी मुख्य बात यह है कि जो भी हमें यहां पर अवकल समीकरण में चर दिए जाएंगे उसमें हमें चरों का पृथक्करण, यहां पर हर प्रश्न में ऐसा ही प्रश्न होगा जिसमें चरों का पृथक्करण हो जाएगा। पृथक्करणीय चर वाले अवकल समीकरण हैं ये, है ना। तो क्या करना है, कैसे चरों का पृथक्करण करना है, मतलब y के फलन को dy के साथ में रखना है, x के फलन को dx के साथ में रखना है। इधर उधर हम पक्षांतर करके जिस टाइप में गुणा वाला भाग में जाएगा, भाग वाला गुणा में जाएगा, है ना। और इस तरीके से हम सेट करेंगे कि y वाले फलन को dy के साथ में रख दें और x वाले फलन को dx के साथ में रख दें, फिर दोनों पक्षों का समाकलन करें और आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो बस इतनी सी बात आपको जाननी है, बाकी और कुछ भी खास नहीं है। देखो यहां पर एक एग्जाम्पल लेंगे, बिल्कुल एकदम आसान से सारी बात क्लियर हो जाएगी। ठीक है बच्चों, तो यहां पर देखो ये उदाहरण आपके बुक का, एनसीईआरटी बुक का जो उदाहरण है उसको देखेंगे। उदाहरण नंबर 4 है, देखो यहां पर लिख देते हैं, उदाहरण नंबर है 4। इस तरीके से दिया गया है कि अवकल समीकरण है, देखो dy/dx बराबर दिया गया है यहाँ x+1 अपॉन में दिया गया है 2 - y, और यहाँ पर ऐसा भी दिया गया है कि y का मान 2 नहीं हो सकता। अगर y का मान यहाँ 2 हो जाएगा तो 2 - 2 0 हो जाएगा, 0 का मतलब इनफाइनाइट हो जाता है, अनंत हो जाता है। इसका मतलब यहाँ y बराबर 2 नहीं है। थोड़ी देर के लिए आप ऐसे समझो, इसको इग्नोर कर दें, इसका कुछ मतलब खास नहीं है, आपके हल करने में मतलब नहीं है। वैसे तो बहुत मतलब है कि भाई यहां पर y का मान 2 नहीं होना चाहिए, अगर 2 हो जाएगा तो इसका मतलब ये पूरा का पूरा अनंत हो जाएगा, है ना।
तो इसका मतलब यहां पर हल करने में इसका कोई खास रोल नहीं है। हमें क्या करना है, इसका व्यापक हल ज्ञात करना है। क्या करना है, इसका व्यापक हल ज्ञात करना है। व्यापक हल, देखो बच्चों, जनरल यहां पर सॉल्यूशन कैसे ज्ञात करेंगे, व्यापक हल कैसे ज्ञात करेंगे, हमने आपको बताया कि हमें क्या करना होता है, चरों का पृथक्करण, चरों का ये देखो जो भी चर लिखे हैं ना उनका पृथक्करण हो जाएगा, ऐसे ही सारे के सारे समीकरण यहां मिलेंगे। तो देखो यहां पर इस तरीके से लिख सकते हैं, ये 2 माइनस बाई, ये बाई का फलन है, तो जो बाई का फलन है वो हमें डी बाई के साथ में रखना है, ठीक है। 2 माइनस बाई इंटू में डी बाई, ठीक है कि नहीं। यहां पर x प्लस 1 ये x का फलन है, ये dx के साथ में हो जाएगा, तो कह सकते हैं x प्लस 1 इंटू डी एक्स। देखो हमने क्या किया है, चरों का पृथक्करण कर लिया, समझ में आ गया होगा। इसके बाद में क्या करते हैं, दोनों पक्षों का समाकलन करेंगे, तो 2 माइनस बाई इंटू डी बाई, समाकलन का निशान लगाओ। इधर भी ऐसा ही करना है, x प्लस 1 इंटू डी एक्स, समाकलन का निशान लगाओ और एक कांस्टेंट जरूर लिखते हैं, ठीक है। अब इसका समाकलन आपको पता है, 2 का समाकलन हम लिखते हैं 2 बाई, माइनस बाई का समाकलन बाई स्क्वायर बटे 2 लिखेंगे, बराबर का साइन यहां लगाओ। इसके बाद x का समाकलन लिखेंगे x स्क्वायर बटे 2 प्लस 1 का समाकलन लिखेंगे x और प्लस कांस्टेंट। बात ठीक है कि नहीं, हमने दोनों पक्षों का समाकलन कर दिया। अब समाकलन करने के बाद देखो ये बटे में 2 लिख रहा है ना, जो बटे में 2 रख रहा है इसको आप चाहो तो पूरे समीकरण में 2 से गुणा कर सकते हो। अगर यहां 2 से गुणा कर दें तो ये हो जाएगा 4 बाई माइनस ये बाई स्क्वायर बराबर में ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर, प्लस में इधर हो जाएगा 2x और प्लस 2 से पूरे समीकरण में गुणा कर दिया। इसके बाद में बस हल करने का मतलब सीधा सीधा एक इक्वेशन बना के रख देना है, बाकी तो आपका समझो काम तो खत्म हो गया है। देखो इनको पक्षांतर करो तो इस तरीके से, देखो इधर एक्स स्क्वायर है, बाई स्क्वायर भी इधर ले जाओगे, प्लस का बाई स्क्वायर हो जाएगा। यहां पर देखो प्लस में लिखा है 2x और माइनस का हो जाएगा 4 बाई, प्लस में 2c और अब यहां क्या बचा 0, ठीक है। देखो यही समझो हल है, चाहो तो इसको ऐसे भी लिख सकते हो, एक्स स्क्वायर प्लस बाई स्क्वायर प्लस में 2x माइनस में 4 बाई प्लस ये 2c भी, तो देखो c अगर कांस्टेंट है तो 2c भी हमारा कांस्टेंट ही होगा, इसलिए 2c को हम यहां c डैश मान लें, यहां लिख दिया करो, जहां c डैश क्या है, एक कांस्टेंट ही है जो 2c के बराबर है, ठीक है। तो ये बच्चों देखो इसका हल हो गया है ना। इस अवकल समीकरण का जो व्यापक हल है ये आपका ये है, ठीक है। कोई समस्या वाली बात नहीं, बिल्कुल आसान से सारे प्रश्न हैं। आप देखेंगे कि जो भी प्रश्न यहां पर मिलेंगे उन सभी के सभी प्रश्नों में चरों का पृथक्करण होता है, और इसीलिए इसका नाम देखो चैप्टर के, इसका एक्सरसाइज का ही नाम बिल्कुल इसीलिए रख दिया गया है कि पृथक्करणीय चर वाले अवकल समीकरण। जो भी अवकल समीकरण है वो सब के सब ऐसे ही है जिसमें चरों का पृथक्करण हो जाएगा। पृथक्करण का मतलब आपको बता ही दिया कि जो बाई के फलन है वो डी वाई के साथ में रखना है, एक्स वाले फलन है वो डी एक्स के साथ में रखना है। बस इस तरीके से सेट करके हम दोनों पक्षों का समाकलन करेंगे और आंसर मिलेगा, ठीक है बच्चों। चलो ये उदाहरण नंबर आपका चौथा कंप्लीट होता है। आगे बढ़ते हैं उदाहरण नंबर 5वें पर। देखो 5वां उदाहरण क्या है, ध्यान से देखो। ये हमारा उदाहरण नंबर जो 5वां है, देखिए लिखा है अवकल समीकरण dy ओवर dx बराबर 1 प्लस बाई स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। देखो ये 5वां उदाहरण है, उदाहरण नंबर है 5, और इस तरीके से लिखा है dy ओवर dx बराबर 1 प्लस बाई स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और इसका व्यापक हल बताओ। क्या लिखा है यहां पर, का व्यापक हल, व्यापक हल आपसे पूछा गया है, ठीक है बच्चों। तो बिल्कुल आसान सा काम हमने बताया कि सबके सब समीकरण ऐसे ही होंगे जिसमें चरों का पृथक्करण हो जाएगा। तो यहां पर देखो ये हमें क्या करना है, ये देखो 1 प्लस एक्स स्क्वायर लिखा है, इसको dx के साथ में रखना है, ठीक है। ये x का फलन है, इसको dx के साथ में रखना है। ये ऊपर वाला देखो ये y का फलन है, इसको dy के साथ में रखना है। तो इसको ऐसे कर सकते हैं, ध्यान से देखो, इसमें अगर हम चरों का पृथक्करण कर दें तो इस तरीके से कह सकते हैं dy के बटे में 1 प्लस बाई स्क्वायर लिख दें। ये dy है, इधर इसको ले आओगे तो भाग में आ जाएगा। इसी प्रकार ये dx को ऊपर पहुंचाओ तो dx बटे में 1 प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। बोलो सही है कि नहीं, चरों का पृथक्करण हो गया। मतलब x वाला फलन
फलन dx के साथ में हो गया, y वाला फलन dy के साथ में हो गया। अगर चरों का पृथक्करण करें तो फिर दूसरा स्टेप होता है इसका, हमें दोनों पक्षों में समाकलन करना है। चलो समाकलन का निशान लगा दें भाई, तो ये हो गया dx अपॉन में 1 + x² और प्लस एक कांस्टेंट जरूर लगाना होता है। ठीक है, कर दो भैया इसका समाकलन। तो आपको पता है tan इनवर्स y होता है, इसका समाकलन भी आपको पता है tan इनवर्स x होता है प्लस कांस्टेंट, और ये रहा हमारा आंसर। ठीक है बच्चों, बात क्लियर है कि नहीं? हमने बताया कि आपको केवल और केवल चरों का पृथक्करण कर देना है। जैसे ही आप चरों का पृथक्करण कर लेंगे बस वैसे ही आपको समाकलन कर देना है, एक कांस्टेंट लगाना है, समझो आंसर। ठीक है, चलिए और आगे बढ़ते हैं। इसके बाद बच्चों आगे बढ़ते हैं, ये हमारा उदाहरण नंबर अब 6वां आ गया। देखो उदाहरण नंबर 6वें पर आते हैं, ध्यान से देखो 6वां उदाहरण हमारा क्या है। ये रहा हमारा उदाहरण नंबर 6वां, और इसमें लिखा है अवकल समीकरण dy/dx बराबर में लिखा है बराबर में माइनस में 4x × y²। इसका विशिष्ट हल बताइए। क्या लिखा है यहां पर? देखो विशिष्ट हल बताओ भाई। विशिष्ट हल का मतलब हमने पिछले वाले लेक्चर में बताया था भाई, ये विशिष्ट हल का क्या मतलब है? विशिष्ट हल का मतलब यहां पर देखो, जो हम अवकल समीकरण हल करते हैं तो यहां पर हमें प्लस सी करके जो रिजल्ट मिलता है वो हमारा व्यापक हल कहलाता है ना। अभी हमने व्यापक हल किए थे, 2 प्रश्नों में व्यापक हल किया है। अब यहां पर जो प्लस सी होता है उसमें कुछ शर्तें दी जाएंगी, उस शर्तों को आपको रख के सी का मान ज्ञात करना है। तो फिर वो सी का जो मान ज्ञात होगा उसको हमें समीकरण में रखना है, मतलब सी को विलुप्त करना है। तो समझो जो समीकरण मिलेगा उसी समीकरण को हम विशिष्ट हल कहते हैं। देखो विशिष्ट हल ज्ञात करना है, जबकि यहां पर हमें कुछ शर्तें दी गई हैं। वो शर्तें क्या हैं? यदि ऐसा कहता है y का मान 1 है जबकि x बराबर 0 है। देखो जबकि x बराबर क्या है? x बराबर 0 है। ये हमें देखो शर्त दी गई है कि y का मान 1 और x का मान 0 है, तब इसका विशिष्ट हल क्या होगा ये आपको बताना है। तो देखो ध्यान से, पहला काम तो वही हमें चरों का पृथक्करण करना है ना। तो कर देते हैं। देखो ये हमारा 4x और ये y का स्क्वायर लिखा है, तो यहाँ x जो है ना उसको हमें dx के साथ में रखना है, y जो है y का जो फलन है वो dy के साथ में रखना है। तो ये हमारा हो जाएगा, देखो ध्यान से देखो, ये y² गुणा में है तो इधर भेजेंगे भाग में हो जाएगा, dy के साथ में y² का भाग हो जाएगा, माइनस में 4x और इंटू में dx। ये dx इधर ले जाएंगे तो dx का गुणा हो जाएगा। ठीक है कि नहीं? अब हमने चरों का जब पृथक्करण कर लिया तो अगला स्टेप होता है जिसमें हमें समाकलन करना होता है। तो दोनों पक्षों में समाकलन कर दें। देखो यहां भी इसी प्रकार -4x × dx लिखें और समाकलन पर एक कांस्टेंट जरूर लगाते हैं। ठीक है, तो समाकलन y की पावर -2, देखो ऊपर ले जाओगे -2 × dy, और यहां पर ध्यान से देखो तो -4 हम बाहर निकाल सकते हैं, x × dx प्लस कांस्टेंट। अब देखो समाकलन कर देते हैं, y की पावर -2 का समाकलन हो जाएगा y की पावर -1/-1। ठीक है कि नहीं? एक इसमें जोड़ोगे माइनस का 1 और इसी -1 का भाग करेंगे, बराबर का निशान लगाओ, माइनस में 4, x का समाकलन x²/2 लिखें प्लस कांस्टेंट। ठीक है, 2 से इसको डिवाइड करोगे 2 बार, तो अब हमारे पास आंसर आएगा। देखो -1/y बराबर में -2x² प्लस कांस्टेंट। ये रहा बच्चों हमारा आंसर। अब देखो ध्यान दें, ये हमारा वास्तव में जो आंसर है ना वो विशिष्ट हल नहीं बल्कि व्यापक हल है। ये क्या है? व्यापक हल। अब इस व्यापक हल में इस c का मान निकालेंगे तो जो c का मान आएगा वो वास्तव में क्या हो जाएगा? c का मान यहां रखने पर जो समीकरण मिलेगा वो हमारा विशिष्ट हल निकल के आएगा। देखो यहां पर इस तरीके से कर देते हैं, इस पर एक नंबर डाल देते हैं 1, और यहां लिख दें समीकरण 1 में दिए गए मान, ये देखो y बराबर 1 यदि x बराबर 0 है रखने पर, इनको हम कहां रखेंगे? समीकरण 1 में रख दें। तो देखो -1 और ये y का मान कितना लिखें? 1 बराबर -2 × x का मान क्या लिखें? 0, तो 0 का स्क्वायर 0 हो जाएगा, प्लस में लिखो c, मतलब c का मान यहां से हमें -1 मिलेगा। ठीक है, अब ये c का मान -1 आप यहां रख दें तो इसका विशिष्ट हल हो जाएगा। यहां लिखो c बराबर -1 समीकरण 1 में
रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर हमें क्या मिल जाएगा, समीकरण का विशिष्ट हल मिल जाएगा। ठीक है, विशिष्ट हल, अवकल समीकरण का विशिष्ट हल मिल जाएगा। क्या हो जाएगा, देखो -1/22 बराबर का निशान लगाओ, माइनस में लिखो 2x² और प्लस में c और c का मान -1। ठीक है, अब आप देख पा रहे हो, अगर चाहो तो इसको और हल कर सकते हो इस तरीके से, भैया माइनस 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 तीनों जगह से माइनस को विलुप्त कर दो, तो माइनस विलुप्त हो गया, मतलब माइनस कॉमन लेके काट सकते हो, तो 1/22 बराबर हो जाएगा 2x² + 1। और यदि y का मान निकालो तो y बराबर क्या हो जाएगा, देखो 1/2x² + 1 हो जाएगा। बोलो सही है कि नहीं। तो इस तरीके से ये इसका क्या है, विशिष्ट हल ज्ञात हो रहा है। ये हमारा इस अवकल समीकरण का क्या है, विशिष्ट हल है। ठीक है, छठवां क्वेश्चन आपका है ये उदाहरण, बहुत अच्छा उदाहरण है। चलो भाई इसको भी नोट करो। इसके बाद देखो बच्चों, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं उदाहरण नंबर 7 पर। देखो उदाहरण नंबर 7 छोटा ही सा है, इसको भी समझते हैं। लिखा है बिंदु 1,1 से गुजरने वाले एक ऐसे वक्र का समीकरण ज्ञात करिए जिसका अवकल समीकरण यहां पर हमें दिया गया है। अवकल समीकरण दिया गया है x × dy बराबर 2x² + 1 × dx, जबकि x का मान 0 नहीं है। ध्यान से देखो, यहां पर भी इसको भी हम ऐसा ही कह सकते हैं कि एक बिंदु दिया गया है, वहां से ये जो अवकल समीकरण का हल है उसको हमें उस बिंदु से संतुष्ट करा के उसका विशिष्ट मान इसमें भी समझो पूछा गया है। देखो पूरी बात समझ में आएगी। क्या लिखा है यहां पर, ये हमें अवकल समीकरण देखो दिया गया है, बिंदु 1,1 से गुजरने वाले वक्र का समीकरण ज्ञात करना है। ठीक है, वक्र का समीकरण ज्ञात करना है। ठीक है, ज्ञात करना है, जिसका अवकल समीकरण यहां दिया गया है, जिसका अवकल समीकरण, देखो अवकल समीकरण क्या दिया गया है यहां पर, अवकल समीकरण दिया गया है x × dy बराबर में दिया गया है 2x² प्लस में 1 × में dx। ठीक है, ये दिया गया है, जबकि x का मान 0 नहीं है। इसका देखो हमें क्या करना है, देखो ध्यान से इसको हल करो। तो यहां पर सबसे पहला काम चरों का पृथक्करण तो करना ही करना है। देखो x × में dy बराबर लिखा है 2x² + 1 × dx। बहुत सीधी सीधी बात है कि भैया यहां पर सारे के सारे फलन x के ही फलन है, y का कोई फलन नहीं है, तो y को बिल्कुल dy को आप अकेला छोड़ दो, अकेला है ना, और dx के साथ में x के जो भी फलन है उनको आप यहां लिखो 2x² + 1 डिवाइडेड बाय x × में dx। बात समझ में आ गई होगी, है ना। 2x² + 1 ये x से डिवाइड कर दिया इंटू dx है, और ये dy जो का त्यों। ठीक है, मतलब y के फलन अलग, x के फलन अलग। ठीक है, अब यहां समाकलन कर देते हैं, या फिर एक स्टेप और बढ़ा के ऐसे लिख सकते हैं dy बराबर, इसका यहां भाग करेंगे तो 2x मिलेगा प्लस में 1/x मिलेगा इंटू में dx, और इस तरीके से हम दोनों पक्षों का अब समाकलन कर देते हैं। समाकलन dy बराबर समाकलन 2x + 1/x इंटू में dx। बोलो इतनी बात बच्चों क्लियर है कि नहीं, आराम से समझ में आ रही होगी। अब दोनों पक्षों का समाकलन करते हैं तो एक कांस्टेंट जरूर लगाते हैं। अब देखो यहां समाकलन dy का समाकलन आपको पता है y लिखते हैं, 2 × x² का समाकलन x²/2 लिखेंगे, प्लस 1/x का समाकलन आप भी जानते हो भैया log x होता है, प्लस c अपना ज्यों का त्यों हो, 2 से 2 इसको काटो। अब हमारे पास ये अवकल समीकरण का हल देखो, ये आपका व्यापक हल है, कह सकते हैं y बराबर x² प्लस में log x और प्लस कांस्टेंट, ये इसका क्या है, व्यापक हल है। अब ये वाला वक्र जो है ना, ये जो वक्र दिखाई दे रहा है, ये वक्र कहां से जा रहा है, 1,1 से गुजरने वाले वक्र का समीकरण बताइए। मतलब ये वक्र 1,1 से गुजर रहा है, तो फिर ऐसे वक्र का समीकरण बताओ जो 1,1 से गुजर रहा है। इसका मतलब ये वक्र 1,1 से गुजारो, यहां गुजरने का मतलब ये कि 1,1 से इसको संतुष्ट कराओ। लिखो, चूंकि वक्र एक बिंदु 1,1 से जाता है,
अतः इसे संतुष्ट करेगा। संतुष्ट करने का मतलब x बराबर 1 y बराबर 1 रखने पर देखो x बराबर 1 y बराबर 1 यहाँ रख के देखो y का मान 1 बराबर का निशान लगाओ, x का मान 1 का स्क्वायर लिखें प्लस log 1 बिल्कुल ठीक है, log 1 और प्लस कांस्टेंट। आपको पता है log 1 का मान 0 होता है। log 1 का मान कितना होता है 0। तो भैया ये 1 रहा, 1 में से 1 घटेगा, ये भी 0 हो जाएगा और ये हमारे पास इसका मान 0 होता है। प्लस c कह सकते हैं, c का मान हमने निकाल लिया 0। अब c के मान को आप यहां रखो तो यही वक्र का समीकरण 1,1 बिंदु से गुजरने वाला आपको मिल जाएगा। तो आपको क्या करना है, c बराबर 0 समीकरण 1 में रखो। 1 में रखने पर वक्र का अभीष्ट समीकरण हमें मिल जाएगा। ठीक है, इसी को हम विशिष्ट हल भी कह सकते हैं। ये हो जाएगा y बराबर एक्स स्क्वायर प्लस log x और प्लस c का मान तो 0 है, तो यही हमारा अवकल समीकरण है, अवकल समीकरण का हल है, या ये कह सकते हैं यही वक्र का समीकरण हमें पूछा गया है। ठीक है, y बराबर एक्स स्क्वायर प्लस log x, c का मान तो 0 हो गया है। ठीक है, चलिए नोट करो, उदाहरण नंबर 6वां है ये आपका। अब हम लोग आते हैं उदाहरण नंबर 7 पर। चलिए अगला उदाहरण देखते हैं। देखो यहां पर ये हमारा उदाहरण नंबर 7 था, है ना। अब 8वां उदाहरण आपको देखना है। उदाहरण नंबर 8 देखो, पहले इसको रफ कर लेते हैं। अब उदाहरण नंबर 8 की बारी आती है। देखो ध्यान से देखो, उदाहरण नंबर 8वां। देखिए उदाहरण नंबर 8वां है हमारा। इसमें ऐसा कहा जा रहा है कि बिंदु -2,3 से गुजरने वाले एक ऐसे वक्र का समीकरण बताइए जिसके किसी बिंदु x, y पर स्पर्श रेखा की प्रवणता 2x बटे y स्क्वायर है। x, y पर स्पर्श रेखा की प्रवणता को dy/dx लिखा जाता है, जो कि दिया गया है 2x बटे y स्क्वायर। देखो ध्यान से, ये रहा हमारा उदाहरण नंबर 8वां और इसमें इस तरीके से लिखा है बिंदु -2,3 से गुजरने वाले वक्र का समीकरण पूछा गया है। ठीक है, जबकि ये अवकल समीकरण हमें देखो इस तरीके से दिया गया है। यहां पर लिखो दिया है बिंदु x, y पर स्पर्शी की प्रवणता, बिंदु x, y पर स्पर्शी की प्रवणता, इसको स्पर्शी की प्रवणता को क्या लिखते हैं, dy/dx लिखते हैं, जो कि दी गई है काय के बराबर 2x बटे y स्क्वायर। 2x बटे y स्क्वायर है। स्पर्श रेखा की प्रवणता कितनी है, 2x बटे y स्क्वायर है। बिंदु x, y पर स्पर्श रेखा की प्रवणता dy/dx लिखी जाती है, जो कि दी गई है 2x बटे y स्क्वायर। बात ठीक है। ये अवकल समीकरण समझो इनडायरेक्ट वे में हमें दिया गया था। हमें डायरेक्ट ऐसा नहीं कहा गया है कि dy/dx बराबर 2x बटे y स्क्वायर, जबकि इसको वास्तव में यही कहा गया कि भैया x, y पर जो स्पर्श रेखा की प्रवणता होती है वो dy/dx होती है, जो कि हमें दी गई है 2x बटे y स्क्वायर के बराबर। तो सीधी बात है। अब यहाँ पर हमें वक्र का समीकरण ज्ञात करना है और यहाँ पर इसको इस तरीके से देखो हल करेंगे। लिखा है dy/dx बराबर में 2x बटे y स्क्वायर। चरों का पृथक्करण कर दें, है ना। पृथक कैसे करते हैं कि भैया जहां पर y है उसको y के फलन को dy के साथ में रख दें, मतलब y का स्क्वायर इंटू dy बराबर यहां पर हो जाएगा 2x इंटू में dx हो जाएगा। इसके बाद दोनों पक्षों का समाकलन करें तो समाकलन y स्क्वायर इंटू डी वाई बराबर में 2 समाकलन x इंटू डी एक्स लिखें और प्लस एक कांस्टेंट लिख दें। ठीक है, और इसके बाद और आगे देखो y स्क्वायर का समाकलन y क्यूब बटे 3 लिखो बराबर में 2 इंटू में x स्क्वायर बटे 2 लिखें प्लस एक कांस्टेंट, और 2 से इस 2 को आप कैंसिल कर सकते हो। तो इस तरीके से y का क्यूब बटे में 3 बराबर में x स्क्वायर प्लस c।
अब ये वक्र कहां से गुजरने वाला है, देखिएगा ध्यान से, -2,3 से गुजर रहा है। तो -2,3 से इसको संतुष्ट कराना है। यहां लिख देते हैं, चूंकि यह वक्र बिंदु -2,3 से गुजर रहा है, से गुजरता है, अतः इसको संतुष्ट करेगा। संतुष्ट करने का मतलब क्या है, x का मान -2, y का मान 3 आपको यहां रखना है। ठीक है, रख देते हैं यहां पर इस वक्र में। तो देखो y का मान यहां लिखेंगे 3, 3 का क्यूब और नीचे बटे में 3, फिर बराबर में x का मान कितना लिखना है, -2 और इसका लिखो स्क्वायर प्लस में लिखो c। 3 3 9 है 27, 27 से 3 बार डिवाइड करोगे तो 9 बराबर ये माइनस का प्लस हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 4 और प्लस में c। तो यहां से कैलकुलेट करोगे तो c का मान कितना आएगा, देखो ये 5 आ जाएगा, है ना, c बराबर 5। c का मान 5 आप यहां रखो, c का मान समीकरण 1 में रख दें। समीकरण 1 में रखने पर तो यहां से रखेंगे तो देखो y का क्यूब बटे में 3 बराबर में x का स्क्वायर और प्लस c का मान 5 रख दें। ठीक है, यहां पर 3 भाग में है तो 3 का गुणा कर सकते हैं, पूरा 3 इधर भेजोगे तो y का क्यूब इधर होगा, यहां 3x स्क्वायर प्लस 3 पंचे 15, ये हमारा आंसर है। चाहो तो y का मान अगर निकालोगे तो y बराबर इस तरीके से लिखोगे, 3x स्क्वायर प्लस 15 की होल पावर यहां लिख दो 1/3, है ना, क्यूब है तो इधर का क्यूब खत्म करोगे, यहाँ क्यूब रूट आपको चढ़ाना पड़ेगा, है ना, तो 1/3 घात आपको यहाँ चढ़ानी है। तो ये हमारा इसका विशिष्ट हल हो गया। मतलब कह सकते हैं कि ये जो अभीष्ट वक्र का समीकरण, हमसे वक्र का समीकरण पूछा गया है, जो पूछा गया वक्र है वो ये हमारा है। ठीक है, तो इसके बाद बच्चों ये उदाहरण नंबर आपका एक और लास्ट रह गया, 9वां उदाहरण, देखो इसको भी देखते हैं। ठीक है, इसको जल्दी से नोट करें और उदाहरण नंबर 9 की बारी है। देखो 9वें प्रश्न में ये लिखा है कि किसी बैंक में मूलधन की वृद्धि 5% वार्षिक की दर से होती है। ठीक है, कितने वर्षों में रुपया 1000 की राशि 2 गुनी हो जाएगी। 1000 रुपया मूलधन है तो वो कितने वर्षों में 2 गुना हो जाएगा। देखो समझते हैं ध्यान से, इसको रब कर लेते हैं, ध्यान से समझो। तो यहां से हमें अब इस समय थोड़ा सर्दी पड़ रही है तो इंक इस पर जाम हो रही है ना, व्हाइट बोर्ड पर इंक सूख जाती है ना, तो थोड़ा मुश्किल से छूट रही है। चलो भाई, ये हमारा उदाहरण नंबर है 9वां, और इस 9वें उदाहरण में कहा गया है कि किसी बैंक में मूलधन की वृद्धि 5% वार्षिक की दर से हो रही है। मान लेते हैं किसी समय टी समय पर, कोई समय टी है, उस पर मूलधन p रुपया है। इस तरीके से लिखो, माना किसी समय टी पर मूलधन बराबर कितना लिख दें, p रुपया है। किसी समय मान लिया टी समय पर मूलधन कितना है, p रुपया है। अब प्रश्न हमारा ये कहता है कि 5% वार्षिक ब्याज की वृद्धि दर से मूलधन में वृद्धि हो रही है। मूलधन में वृद्धि को कैसे लिखोगे, मतलब p में परिवर्तन dp/dt लिखोगी। समय के अनुसार तो मूलधन में परिवर्तन होगा। ठीक है, तो ये कितने हिसाब से बढ़ रहा है, किस हिसाब से बढ़ रहा है, 5%, p का 5%, देखो p गुणे 5/100। p में जो वृद्धि हो रही है किस हिसाब से हो रही है, p में वृद्धि हो रही है 5% वार्षिक वृद्धि हो रही है। तो 5% को कैसे लिखोगे, p का 5%, p गुणे 5/100। तो 5 एकम 5 से 20 बार इसको कैंसिल करोगे, ये हो जाएगा हमारा dp/dt बराबर में p/20। ठीक है, अब देखो यहां पर चरों का पृथक्करण कर लेते हैं। चरों का पृथक्करण कैसे करेंगे, मतलब जो p के फलन है वो dp के साथ में रख दें, ये p इधर आएगा, dp/p बराबर में ये dt/20 लिख सकते हो। ठीक है कि नहीं,
क्लियर है। इसके बाद यहां पर अब हम क्या करते हैं, दोनों पक्षों का समाकलन करेंगे। तो 1/p इंटू में dp और बराबर में यहां 1/20 समाकलन यहां भी dt, ठीक है, और प्लस एक कांस्टेंट लगाना है, ठीक है भाई। तो यहां से इसका समाकलन आपको पता है log p हो जाएगा, बराबर में 1/20 इंटू में 1 का समाकलन t लिखेंगे प्लस कांस्टेंट, ठीक है, इतनी बात, ठीक है। इसके बाद देखो यहां पर हमें ये दिया गया है कि जब, क्या दिया गया है देखो प्रश्न में, ऐसा प्रश्न में कहा गया है कि 1,000 रुपए का 2,000 रुपए कब हो जाएगा, है ना, 2 गुना हो जाएगा, कब हो जाएगा, ये आपको बताना है। अच्छा, एक काम यहां से ऐसे भी कह सकते हो कि इसको और थोड़ा हल करें, तो यहां से log हटाओ। log नियम क्या होता है बच्चों, यहां पर log में आधार में कुछ नहीं होता है तो e माना जाता है, सदैव आधार पर e लिखा जाता है। अगर आप यहां से log हटाएंगे तो इस log में क्या करते हैं, आधार का पक्षांतर कर देते हैं। देखो ये p बराबर हो जाएगा e की पावर 1/20 इंटू टी और ये लिखो प्लस में c, ठीक है। यहां पर ये पूरा का पूरा ये घात में पहुंच जाएगा, e की घात बन जाएगा। p बराबर क्या हो जाएगा, e की पावर ये टोटल। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, देखो p बराबर यहां लिख सकते हो e की पावर t/20 और इंटू में e की पावर c लिख सकते हो। देखो गुणा में घातें जुड़ जाती हैं, तो यहां पर प्लस था इसलिए e की पावर c लिख दिया। क्योंकि e की पावर c भी तो एक कांस्टेंट संख्या ही होगी, c कांस्टेंट है, e की पावर c भी कांस्टेंट है, और यहां पर e की पावर c को हम एक नया कांस्टेंट दे देते हैं। देखो p बराबर यहां लिख दें e की पावर t/20 इंटू c, ये बड़ा सा c आप बना लो, ठीक है। अब देखो यहां पर हमें ऐसा दिया गया है कि जब x का ये p का मान 100 हो, है ना, जब प्रारंभ की बात करी गई, प्रारंभ में मतलब t बराबर जब 0 है ना, कोई समय नहीं, प्रारंभिक बात है, तो t बराबर जब 0 है तो p का मान कितना है, 1,000 रुपया है, ठीक है। तो यहां पर देखो 1,000 रुपया रखो, p का मान बराबर में e की पावर t और t का मान क्या लिखोगे 0 और इंटू में c, तो e की पावर 0 का मान 1 होता है, कह सकते हैं यहां से c का मान हमें 1,000 मिलेगा। अब c का मान 1,000 आप यहां रखो, तो इस तरीके से देखो ये p बराबर हो जाएगा e की पावर t/20 इंटू c का मान लिखोगे 1,000। इतनी बात ठीक है, इतनी बात ठीक है। अब यहां पर ऐसा कहा गया है कि p का मान कितनी वर्षों में 2p हो जाएगा, मतलब 2 गुना, 1,000 का 2 गुना हो जाएगा, 2,000 हो जाएगा। तो यहां पर देखो माना, मतलब t वर्षों बाद हमने मान लिया है, तो t समय में p बराबर कितना हो जाएगा 2,000, 1,000 का 2,000 रुपया हो जाएगा। तो यहां पर p का मान लिख दें 2,000, कितने वर्षों में हो जाएगा, मान लिया t वर्षों में हो जाएगा, तो t बराबर हमें समझो ज्ञात करना है, और p का मान 2,000 यहां लिख दें, बराबर में e की पावर t/20 और इंटू में 1,000, ठीक है। तो यहां 1,000 इसमें भाग में 2, यहां क्या बचेगा 2 बराबर में e की पावर यहां लिखोगे t/20। इतनी बात ठीक है बच्चों। दोनों पक्षों का log ले लें फिर से दोबारा से, देखो यहां पर हमें मिल जाएगा log 2, यहां पर log लेंगे तो log e की पावर t/20 लिखेंगे, और आपको पता है ये किसी पे log अगर लगा हो, m की पावर n हो, तो ये n कहां आती है, पहले आती है। तो यहां पर इस तरीके से इसको लिख सकते हैं log 2, बच्चों आधार पर कुछ नहीं है, e माना जाएगा, बिल्कुल श्योर बात है कि आधार पर e ही माना जाएगा हमेशा। और यहां पर देखो t/20 इसको पहले लिखेंगे, t/20 को पहले लिखेंगे, इंटू में इधर क्या मिलेगा log e, और आपको पता है log e का मान 1 होता है। तो आपको यहां से t, यहां पर देखो log 2 क्या लिखोगे, यहां पर log 2 बराबर t/20 इंटू इसका 1 मान लिखो। अब यहां से t का मान निकालोगे तो t बराबर हो जाएगा 20 इंटू में log 2। बेस पर नहीं कुछ लिखा है, देखो हमेशा ये आप लिख दिया करो तो बहुत अच्छी बात है। अब यही हमसे t का मान पूछा गया है, तो इसका मतलब है कि यहां पर कितने वर्षों में, देखो 20 इंटू log 2,
20 इंटू लॉग 2 वर्षों में ये 1000 रुपए का 2000 रुपए मूलधन हो जाएगा। ये आपसे प्रश्न में पूछा गया कि कितने वर्षों में 1000 रुपए का 2 गुना हो जाएगा, अर्थात 2000 हो जाएगा। तो आपको क्या लिखना है आंसर में, 20 इंटू लॉग 2 वर्षों में 1000 रुपए का 2 गुना अर्थात 2000 रुपए हो जाएगा। ये इसका आंसर है। ठीक है बच्चों, चलिए इसके बाद देखो अब आते हैं एक्सरसाइज पर। एक्सरसाइज के जो प्रश्न हैं उनको ध्यान से देखो। तो यहां से हमें एक्सरसाइज में जो प्रश्न दिए गए हैं बहुत ही आसान से प्रश्न हैं। देखो पहले तो कुछ प्रश्न बहुत ही आसान है ना, पहले प्रश्न जो है ना वो बहुत ही आसान प्रश्न है। तो यहां पर देखो 1 से लेकर के 10 तक जो प्रश्न दिए गए हैं उनमें कहा गया है कि अवकल समीकरणों का व्यापक हल बताओ। ठीक है, तो चलो इसको रब कर लेते हैं। और 1 से 10 तक जो प्रश्न हैं उन सभी प्रश्नों में, अच्छा सभी प्रश्न होते ही ऐसे ही हैं, क्योंकि यहां पर जो अवकल समीकरण दिए जाएंगे उन अवकल समीकरणों का ऐसा ही कुछ रूप होगा कि इनके चरों का पृथक्करण किया जा सकता है। आगे आपके पास जो प्रश्न मिलेंगे इसके अगले वाले एक्सरसाइज में, उसमें चरों का अगर हम पृथक्करण करना चाहें होगा ही नहीं, तो हमें फिर उसमें कुछ और भी सीखना पड़ेगा, फिर हम पृथक्करण कर पाएंगे। ठीक है, तो फिलहाल हम वहां की बात नहीं करें। यहां की बात अगर देखो तो यहां पर हर एक प्रश्न में ऐसा ही होगा कि चरों का पहले पृथक्करण करना है, पृथक्करण हो जाएगा, फिर पृथक्करण होने के बाद दोनों पक्षों का समाकलन करेंगे और इसके बाद इसका हमें हल मिल जाएगा। देखो ध्यान से, ये हमारा पहला प्रश्न है, एक्सरसाइज 9.3 का पहला क्वेश्चन है। इसमें लिखा है dy/dx और ये बराबर में लिखा है 1 - cos x और नीचे बटे में लिखा है 1 + cos x। ये देखो हमारा क्या करना है, इसका व्यापक हल करना है। ठीक है, 1 से लेकर के 10 तक जो प्रश्न हैं उनमें सब में एक ही बात कही गई, व्यापक हल करके बताओ। तो बच्चों यहां पर देखो क्या करना है आपको, जैसा कि हमने पहले भी बताया कि यहां पर हमें पहला स्टेप यही करना है कि जो भी हमें अवकल समीकरण दिया गया उसके चरों का पृथक्करण कर दो। पृथक्करण का मतलब y वाले फलन dy के साथ में, x वाले फलन dx के साथ में। तो y का कोई फलन नहीं है इसलिए dy को एक साइड रखो, और ये x के फलन है इनको dx के साथ में रख सकते हो। 1 - cos x और नीचे लिखना है बटे में 1 + cos x इन में dx। चरों का पृथक्करण हो गया। इसके बाद देखो थोड़ा और इसको हल करें, फिर समाकलन करें। तो 1 - cos x लिखा है, cos x को लिख सकते हैं 1 - 2 sin² x/2। बोलो लिख सकते हैं कि नहीं, थोड़ा सा त्रिकोणमिति अभी यूज कर ली, समाकलन नहीं कर रहे, बल्कि यहां पर cos x को लिख दिया 1 - 2 sin² x/2 और यहां पर 1 + cos x को यहां पर cos के पदों में लिख दें तो 2 cos² x/2 - 1 इनटू में dx अपना ज्यों का त्यों। अच्छा ऐसा क्यों किया है कि ऊपर हमने cos x का मान sin के पदों में लिखा है, नीचे cos x का मान cos के पदों में लिखा है, वो इसलिए कि यहां पर इसको सरलतम रूप दे सकें। हमें यहां से देखो ऐसा लग रहा है कि अगर हम साइन के पदों में लिख देंगे तो एक ये हमारा कैंसिल हो जाएगा, यहां से कॉस के पदों में लिख देंगे तो एक ये हमारा कैंसिल हो जाएगा, तो हमारा रूप जो है ना सरलतम बन जाएगा बिल्कुल। देखो एक कैंसिल करो, माइनस का गुणा करके ये प्लस करोगे तो यहां पर हमें 2 sin² x/2 मिलेगा। यहां पर एक कैंसिल करोगे तो 2 cos² x/2 मिलेगा और इसके बाद इनटू में dx है, 2 से 2 आप कैंसिल करोगे। आगे आपके पास है देखो dy बराबर में sin² x/2 बटे में लिखो cos² x/2, तो अब हमारे पास ये हो जाएगा tan² x/2 इनटू में dx। ठीक है। अच्छा tan² x का भी समाकलन नहीं हो सकता, इसलिए हमें क्या करना है, यहां पर dy बराबर में लिखेंगे sec² x/2 - 1 इनटू dx। अब बात ठीक है, tan² x का समाकलन नहीं होता है तो tan² x/2 का समाकलन नहीं होता, इसलिए इसको हम sec² x/2 - 1 लिख सकते हैं, क्योंकि sec² x/2 का समाकलन कर सकते हैं, है ना। अब हम दोनों पक्षों का समाकलन करके इसको देखो यहां पर हल कर देते हैं, बिल्कुल एकदम आसान सा। एक स्टेप और रह गया है, देखो हमें क्या करना है, dy का समाकलन का निशान लगाओ, यहां भी देखो समाकलन का निशान लगाओ के यहां लिख देते हैं sec² x/2
और माइनस में 1 इंटू में dx। ठीक है, अब देखो और एक कांस्टेंट जरूर लगाना है। अब y का ये dy का समाकलन y हो जाएगा, बिल्कुल ठीक है। सेक स्क्वायर x बटे 2 को हम लिखेंगे 10x बटे 2, लेकिन 1/2 से भाग और करना है, माइनस में 1 का समाकलन x लिखना है प्लस कांस्टेंट। देखो ये इसका समझो विशिष्ट व्यापक हल हो गया। 2 ऊपर ले जाएंगे तो यहां से हमें y बराबर हो जाएगा 2 10x बटे 2 माइनस x और प्लस कांस्टेंट। ठीक है, ये इसका देखो व्यापक हल है। ठीक है, तो ये पहला प्रश्न है। दूसरे प्रश्न पर आते हैं। देखो दूसरा प्रश्न हमारा है dy ओवर dx बराबर √4 माइनस बाई स्क्वायर, जबकि y का मान -2 से आगे 2 तक है। ठीक है, देखो इसको रब कर लेते हैं। दूसरा प्रश्न देखो ध्यान से, क्वेश्चन नंबर दूसरा। देखो दूसरा प्रश्न हमारा है, इसमें इस तरीके से लिखा है dy ओवर dx और बराबर में लिखा है √4 माइनस बाई स्क्वायर, और यहां पर लिखा है y का मान -2 और 2 के बीच में है। ठीक है, देखो ध्यान से, इसमें भी अब हम क्या करेंगे, चरों का पृथक्करण करें। तो ये देखो dy है और ये y का फलन इसी के साथ में रखना है, तो अंडर रूट में बटे में आ जाएगा 4 माइनस बाई स्क्वायर, और बराबर में यहां पर देखो ये बटे में आ गया, तो इधर इधर ले जाओगे dx को तो केवल dx ही रहेगा। दोनों पक्षों का समाकलन कर देते हैं। देखो समाकलन dy अपॉन में अंडर रूट, यहां 2 का स्क्वायर माइनस बाई का स्क्वायर लिख दें, बराबर समाकलन dx और प्लस एक कांस्टेंट। अच्छा, इसका मतलब आपको दिख रहा है ना, बिल्कुल एकदम सूत्र के रूप में बन गया है। 1/√a² माइनस एक्स स्क्वायर क्या होता है, आप लिख सकते हो साइन इनवर्स x अपॉन a, मतलब y अपॉन 2, x ये रहा a ये रहा, है ना। तो क्या लिखेंगे, साइन इनवर्स y अपॉन 2, और यहां पर बराबर में एक का समाकलन x और प्लस एक कांस्टेंट। बस इसको हम हल कह सकते हैं, यही हमारा व्यापक हल है। इसमें ज्यादा लिखने की जरूरत नहीं है, अगर आप चाहो तो इसको ऐसे भी कह सकते हो। देखो एक स्टेप और आगे बढ़ा दें, साइन इनवर्स है, इस साइन को इधर ले जाएं तो यहां पर y/2 बराबर हो जाएगा साइन x प्लस c, ऐसे भी लिख सकते हैं। या फिर इसको ऐसे लिख दें, y बराबर 2 भाग में है, इधर 2 गुणा में हो जाएगा 2 साइन x प्लस c, ऐसे भी लिख सकते हैं। अच्छा, ये कोई खास बात नहीं है, अगर आप यहां भी छोड़ आएंगे तो भी आंसर आपका ठीक है, कोई समस्या वाली नहीं। y साइन इनवर्स y/2 बराबर x प्लस c, इतना छोड़ आएंगे, बिल्कुल ठीक है। ठीक है, चलो ये क्वेश्चन नंबर दूसरा आपका कंप्लीट होता है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर, dy अपॉन dx प्लस y बराबर 1। देखो तीसरा प्रश्न, छोटे छोटे है ना प्रश्न, आराम से देखो। ये हमारा है dy ओवर dx और बराबर में, बराबर नहीं प्लस बाई है, प्लस में लिखा है बाई और फिर बराबर में लिखा है 1, जबकि आगे लिखा है बाई डज नॉट इक्वल टू 1, बाई का मान 1 नहीं है। ठीक है, देखिएगा ध्यान से, यहां पर भी वही काम करना है, चरों का पहले पृथक्करण करना है। देखो dy ओवर dx बराबर में इस बाई को इधर ले जाएंगे, 1 माइनस बाई हो जाएगा। ठीक है, अब कह सकते हैं देखो कैसे, dy बटे में लिखो 1 माइनस बाई बराबर इधर हमारा dx हो जाएगा। y का फलन dy के साथ में रखना है, x का कोई फलन नहीं है, dx को अकेला छोड़ दें, कोई समस्या नहीं। दोनों पक्षों का समाकलन करेंगे तो dy बटे में लिखो 1 माइनस बाई का समाकलन, बराबर में समाकलन dx लिखो प्लस एक कांस्टेंट लगा दो। ठीक है, अब बताओ इसका समाकलन क्या होगा बच्चों, 1/बाई है ना, तो log बाई लिख सकते हैं, log 1 माइनस बाई लिखें, लेकिन बाई के साथ में -1 का गुणा है, इसलिए -1 का भाग जरूर देना है। समाकलन करना नहीं आ रहा है तो समझो कुछ भी नहीं आ रहा है। समाकलन मुख्य काम है, क्योंकि समाकलन तो हर एक प्रश्न में करना है। बराबर यहां 1 का समाकलन x होता है प्लस कांस्टेंट। अब इसको चाहो तो इसको ऐसे लिख सकते हो, log 1 माइनस बाई, ये माइनस का है इसलिए इधर भेजोगे तो ये हमारा माइनस का x
और ये माइनस का सी कह सकते हैं। अच्छा, सी चाहे आप माइनस का लिखो चाहे प्लस का लिखो कोई फर्क नहीं है ना, वो तो कांस्टेंट संख्या है, सी कांस्टेंट है माइनस सी भी कांस्टेंट हो जाएगी, कोई समस्या नहीं। चाहे माइनस सी लिख दो या प्लस सी लिख दो, इसमें कोई समस्या वाली बात नहीं। ठीक है, तो यही बच्चों समझो आंसर है, आगे हमें ले जाने की जरूरत नहीं है। अगर आप यहीं छोड़ देंगे तो अभी हमारा आंसर बिल्कुल ठीक है। ठीक है, और यदि इसको देखो इस तरीके से बदलना चाहो या सी के जगह log c लिख के देखो, इसका आंसर कुछ ऐसे भी बदला जा सकता है। log c, अगर c के जगह हम log c लिख दें, है ना, c कांस्टेंट है, log c भी कांस्टेंट है। जब कभी समाकलन करने में log आ जाए तो इसको हम c के जगह log c लिख लिया करते हैं। ठीक है, तो इसको और आगे बढ़ाएं तो यहां इसको ऐसे लिखा जा सकता है कि log 1 माइनस बाई, इधर log c को इधर ले आओगे, माइनस में log c हो सकता है, बराबर लिखो माइनस एक्स। अब यहां पर देखो ध्यान से log, अच्छा जैसे हमने ये माइनस का गुणा किया था तो ये माइनस का हो गया, तो ये भी आपको चलो माइनस में ही लिख देना है ना, ये भी माइनस में लिख दो, ये भी माइनस में लिख दें और c के जगह हम log c लिख दें। इधर ले आओगे तो ये प्लस का हो जाएगा। अब log m प्लस log n बराबर होता है log m इंटू n, मतलब log 1 माइनस बाई इंटू में c और बराबर में माइनस में x। अब देखो यहाँ पर ऐसा भी किया जा सकता है कि अगर हम यहाँ पर log नियम से log को हटाएं तो आधार का पक्षांतर होता है, आधार पर कुछ नहीं है, e माना जाएगा। तो यहां से इसको लिख सकते हैं 1 माइनस बाई इंटू में c बराबर में यहां लिख सकते हैं e की पावर माइनस में x। ठीक है, अब और आगे देखो तो 1 माइनस बाई बराबर में यहाँ 1/c इंटू ई की पावर माइनस एक्स, ऐसा भी लिख सकते हो। c को इधर ले गए, 1/c हो गया। अच्छा भाई, अब बाई का मान निकालो तो यहाँ से बाई बराबर हो सकता है 1 माइनस 1/c इंटू ई की पावर माइनस एक्स, ये लिख सकते हो। अब 1/c तो कांस्टेंट संख्या है, अगर आप चाहो तो यहां पर इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, बाई बराबर 1, यहां पर कोई दूसरा कांस्टेंट a ले लेते हैं, e की पावर माइनस एक्स, जहां a का मान क्या है, यहां पर हमने a बराबर लिखा है माइनस 1/c, माइनस 1/c को हमने a लिख लिया है। तो ये हमारा देखो आंसर है। इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है, y बराबर 1 प्लस a इंटू ई की पावर माइनस एक्स, ये इसका व्यापक हल हो जाएगा। ये तीसरा प्रश्न है। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं। तीसरे प्रश्न के बाद देखो चौथे प्रश्न पर आते हैं। चौथे प्रश्न में देखो क्या लिखा है, इसको पहले रब कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर चौथा देखो, तो ये देखो चौथा प्रश्न है, इसमें लिखा है सेक स्क्वायर, लिखा है सेक स्क्वायर एक्स, सेक स्क्वायर एक्स और इंटू में लिखा है 10 बाई इंटू में dx, फिर प्लस में सेक स्क्वायर बाई, प्लस आगे लिखो सेक स्क्वायर बाई इंटू में 10x इंटू में 10x इंटू में डी बाई बराबर में 0। ये हमारा अवकल समीकरण, इसका व्यापक हल देना है। यहां भी देखो चरों का हम पृथक्करण पहले करेंगे और इसके बाद आगे की सॉल्व करेंगे। तो यहां देखिएगा 10 बाई लिखा है, बिल्कुल ठीक है, 10 बाई ये लिखा है। एक पूरी बार पहले एक बार ऐसे लिख लो, सेक स्क्वायर एक्स इंटू 10 बाई इंटू में dx, और इधर ले जाएं तो ये हो जाएगा माइनस में सेक स्क्वायर बाई इंटू में 10x इंटू में डी बाई। ठीक है, अब क्या करना है, बाई वाले फलनों को डी बाई के साथ में रखना है और x वाले फलनों को dx के साथ में रखना है। तो इस तरीके से देखो, ये यहाँ बाई है, यहाँ डी बाई है, तो यहाँ से माइनस में सेक स्क्वायर बाई इंटू में डी बाई, ये है ना, और ये 10 इधर आएगा तो 10 बटे में 10 बाई आपको करना है, बराबर में यहाँ देखो सेक स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स और यहाँ 10x बटे में आ जाएगा। बोलो ठीक है कि नहीं, हमने चरों का पृथक्करण कर लिया है। ये माइनस दिख रहा है, इधर आपको अच्छा ना लगे भैया इधर लगा लो, कोई बात नहीं, एक ही बात है ना। माइनस का गुणा करेंगे, माइनस ये प्लस बन जाएगा, ये माइनस हो जाएगा। और इसके बाद में अब हम दोनों पक्षों का समाकलन कर देते हैं। सेक स्क्वायर बाई इंटू डी बाई अपॉन में 10 बाई, यहां पर लिखेंगे माइनस, समाकलन का निशान लगाओ, सेक स्क्वायर एक्स इंटू में डी एक्स अपॉन में 10x।
ठीक है। अब बच्चों बड़े आराम से यहां पर कह सकते हैं कि भैया प्रतिस्थापन करके इसका समाकलन हो सकता है। 10 बाई को अगर t माने तो 10 बाई को अवकलन करके हम sec स्क्वायर बाई डी बाई लिख सकते हैं। तो ये हमारा dt हो जाएगा, बटे में t हो जाएगा। मतलब इसका समाकलन सीधा सीधा भी लिख सकते हो, log 10 बाई होता है बराबर माइनस, यहां भी इसका समाकलन सीधा लिख सकते हो, log 10x होता है प्लस कांस्टेंट c लिख दें, या फिर इसको भी हम 10c लिख सकते हैं। log में लिखना चाहो log लिख लो, log c, यहां पर इसको लिख लेते हैं log c। ठीक है, ये माइनस का है, इधर आएगा तो प्लस का हो जाएगा। यहां से देखो इसको लिख सकते हैं, यहां लिख सकते हैं log 10 माइनस का है, इधर आएगा log 10x प्लस का हो जाएगा। log 10 बाई ये लिखा ही है और बराबर में यहां पर log c। अब log m प्लस log n बराबर होता है log m इंटू n, तो यहां से हमें मिल जाएगा log 10x इंटू में 10 बाई लिख सकते हैं, बराबर में यहां लिखा है log c। log दोनों तरफ से कैंसिल किया जा सकता है, तो आंसर में आएगा 10x इंटू में 10 बाई बराबर में c। ये देखो इसका व्यापक हल है। ठीक है, क्लियर है बच्चों। तो चलिए ये 4 प्रश्न आपके कंप्लीट हो गए। अब देखो बच्चों शेष जो भी प्रश्न बचे हैं ना उसको अगले वाले लेक्चर में कंप्लीट करेंगे। ठीक है, आज के लिए फिलहाल इतना ही रखते हैं, काफी हो गया है। तो बचे हुए सारे प्रश्न बिल्कुल एकदम अच्छे तरीके से आपको हम अगले वाले लेक्चर में कंप्लीट करवा देंगे। ठीक है, तो यहां तक अगर किसी को कोई समस्या परेशानी है तो कमेंट करके हमसे आप जरूर पूछ सकते हो। ठीक है, बाकी आप पढ़ते रहिए बहुत ध्यान से, मन लगा के, है ना। चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। तक खुश रहो, मस्त रहो और साथ साथ पढ़ते जरूर रहें। ठीक है, ऑल द बेस्ट, बाय बाय।